हमारे इस बिजनेस में चार तरह के लोग आते हैं। चार तरह के लोग हमारे इस बिजनेस के अंदर होते हैं। सुनना, समझना, दिमाग में डालना और आप कौन से हो एक बार चेक करना। इस बिजनेस में चार तरह के लोग आते हैं या होते हैं। पहले है उत्साही लोग, एक्साइटेड। अरे सर ऐसा कर देंगे, अरे सर वैसा कर देंगे, अरे सर 3 ज्वाइनिंग, अरे सर 5 ज्वाइनिंग, अरे सर मैंने ऑर्डर निकाल दिया, अरे सर डेमो करना, अरे सर मजा आ गया। कुछ डाउनफॉल आया फिर भी अरे सर ये तो चलता रहता है, अपन कर लेंगे, अपन हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा। वो अपलाइन को भी मोटिवेट कर देते हैं, वो डाउनलाइन को भी मोटिवेट कर देते हैं, वो दुनिया को भी मोटिवेट कर देते हैं। उत्साही तरह के लोग। अगर ये उत्साही लोग नॉलेजेबल हो जाए तो ये बेस्ट ऑफ द बेस्ट कॉम्बिनेशन है सक्सेस के लिए। एक्साइटमेंट भरपूर और एक्सपीरियंस नॉलेज भी भरपूर, तो ये दोनों जब बराबर लेवल पे आ जाते हैं, एक्साइटमेंट भी है और एक्सपीरियंस और नॉलेज भी है, तो ये लोग अनबीटेबल हो जाते हैं। ये बहुत ज्यादा तेजी से ग्रो करते हैं। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी निरुत्साही। उत्साह नहीं होता। 2 तारीख को कंपनी ने अनाउंस कर दिया मैचिंग क्लब बोनस और सब चिल्ला रहे हो हूँ। हाँ, मैचिंग क्लब आ तो गया है, पर काम तो तब भी करना पड़ेगा, है ना। बिना काम के तो नहीं देगी कंपनी पैसे। उत्साह नहीं होता। ज्ञान करवा लो, ज्ञान की बातें करवा लो, आप ज्ञान भी होता है इनके पास, पर एक चीज इनके जीवन से नष्ट हो जाती है, वो है उत्साह। निरुत्साही हो जाते हैं। ना खुद उत्साहित होते हैं, ना ही किसी आसपास के लोगों को ये कर पाते हैं। और अगर कोई उत्साहित है तो उससे देख के चलते हैं कि यार ये इतना कूद क्यों रहा है, इतना चिल्ला क्यों रहा है। तो दूसरी कैटेगरी है निरुत्साही लोग। इनके पास हो सकता है ज्ञान हो, ये मीटिंग में भी आएंगे, ट्रेनिंग में भी आएंगे, प्रोडक्ट भी खरीदेंगे, लेकिन जब भी आप इनसे बात करेंगे तो ये बात नेगेटिव ज्यादा करेंगे। मेरा तो हो नहीं रहा है, उसका कैसे हो गया, भगवान तो मेरी ही परीक्षा ले रहा है, मेरे साथ ही बुरा होता है, मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैंने तो करके देखा है, चलो जब होगा तब होगा, मैं क्या ही कर सकता हूँ। ये कौन होते हैं? निरुत्साही लोग। उनको बोलो आप कि छोड़ दो, इस बिजनेस को छोड़ दो, तो कहते हैं कि नहीं, क्यों छोड़ू, मैं नहीं छोड़ूंगा, क्यों छोड़ू, मैं ज्वाइन किया है, मैं आगे बढ़ूंगा, मैं सक्सेसफुल होऊंगा। पर वो एक चीज नहीं बदलते, उनका पैटर्न, उनका मानसिक जो पैटर्न है, सोचने का ढंग, बोलने का ढंग, कार्य प्रणाली का ढंग। वो चाहते हैं कि उन्हें सक्सेस मिले, पर उसी रवैये से, नेगेटिव रवैये से, निरुत्साही होकर के, थके थके, दुखी दुखी, चेहरे में कोई रौनक नहीं है, बातों में कोई रौनक नहीं है, मन में कोई रौनक नहीं है। बस जैसे नहीं होता है कि भेड़े, भेड़ देखी ना, चल रही है कि पीछे, एक तो चल रही है, उसको पता नहीं कहाँ जाना है पर चल रही है। तो ये दूसरी कैटेगरी है निरुत्साही लोग। ये छोड़ते नहीं है, ये छोड़ते नहीं है। इनकी अच्छी बात ये है कि छोड़ेंगे नहीं, पर जितना वो कर सकते हैं, जितना उनका पोटेंशियल है, उतना वो कभी करते भी नहीं। क्योंकि उनके सामने जैसे ही कोई खुशी वाला मोमेंट आता है, जैसे ही कोई अच्छी चीज आती है, तुरंत उनका दिमाग जो होता है वो नेगेटिव पैटर्न सामने रख देता है कि मेरे साथ बचपन में ऐसा हुआ था, मेरे साथ जवानी में ऐसा हुआ था, पिछली बार ऐसा हुआ था, पिछली बार वैसा हुआ था। वो हमेशा नेगेटिव 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 सोचते रहते हैं। तो पहले उत्साही लोग, दूसरे निरुत्साही लोग, तीसरे होते औसत। औसत, एवरेज पीपल। ट्रेनिंग में कुछ अच्छा बता दिया और इस और क्या कहानी बताई, मजा आ गया, ये वो। शाम तक आप उनसे बात करोगे, करना तो है, करेंगे, चलो ठीक है। इनको ना मोटिवेट किया जा सकता है बहुत ज्यादा, और इनको डिमोटिवेट भी नहीं किया जा सकता। जैसे एक जॉब करने वाला व्यक्ति होता है, जिसको मोटिवेशन डिमोटिवेशन से फर्क नहीं पड़ता, वो जाके चुपचाप अपना काम करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है, करता रहता है। वैसे ये तीसरे तरह के लोग होते हैं, औसत तरह के लोग। ये चाहते हैं, अपना प्लान दिखाएंगे, वो काम करेंगे, 10 में से एवरेज काम करेगा, 2 ज्वाइनिंग निकाल लेंगे, पीवी निकाल लेंगे, सेल्फ पीवी कर लेंगे। पर औसत है, बस चल रही है गाड़ी, धक रही है, धक रही है, धक रही है। ना बहुत तेजी से ऊपर जाते हैं, ना बहुत तेजी से नीचे जाते हैं, बस उसी पोजीशन में। 2000 पीवी होता है तो 2000 ही हो रहा है, 2000 ही हो रहा है, 2000 ही हो रहा है, 2100 हो रहा है, 1900 हो रहा है, 2200 हो रहा है, 1800 हो रहा है, 1900 हो रहा है, 2500 हो रहा है, इतना ही है। चलती रहती है इनकी गाड़ी। औसत तरह के लोग। और चौथे तरह के लोग होते हैं निष्क्रिय। चौथे तरह के लोग कौन होते हैं? निष्क्रिय। इन्हें कुछ भी कह दो, कंपनी मैचिंग क्लब लेकर के आ गई कि 2 लाइन में भी आप अच्छे पैसे कमा सकते हो, इनको इनमें कोई एक्साइटमेंट नहीं आया, कोई हलचल नहीं हुई, निष्क्रिय है। राइट। इनको बोलो अरे कंपनी ने बोला कि तुम कुछ नहीं करोगे तो भी पैसा आएगा, बोले नहीं नहीं, कैसे आ सकता, नहीं आएगा। निष्क्रिय। कोई एक्साइटमेंट नहीं, कोई अनुभव नहीं, करना भी नहीं, सीखना भी नहीं, होगा भी नहीं,
और ये निष्क्रिय लोग कुछ समय तक आपके बिजनेस में आपको कष्ट देते हैं, फिर इस बिजनेस से हो जाते हैं बाहर। तो कुल मिला के चार लोग आपके बिजनेस में जुड़ने वाले हैं। पहला, उत्साही लोग, एक्साइटेड लोग, एकदम अरे सर देख लेंगे, कर लेंगे, हो जाएगा, पता नहीं कैसे होगा लेकिन मैं कर लूंगी, पता नहीं कैसे होगा मैं कर लूंगा, हजार भी मुझे पता है, ऐसा आपने बोला तो होता तो होगा, चलो मैं करता हूँ, मैं कर लूंगा। उनको नहीं पता चलता कि कैसे होगा, पर वो उस चीज को अचीव कर लेते हैं, उस चीज को प्राप्त कर लेते हैं। दूसरा, निरुत्साही लोग, एक्साइटमेंट की कमी होती है, छोड़ते नहीं है, करते रहते हैं पर कभी एक्साइटेड नहीं होते, और उस वजह से उनकी टीम नहीं बनती, इस वजह से उनकी डाउनलाइन उनको छोड़ देती है, क्योंकि उनमें रौनक नहीं है, उनमें खुशी नहीं है, उनमें एक्साइटमेंट नहीं है, उनको बिजनेस को लेकर प्राउड नहीं होते। तीसरे, औसत लोग, काम तो करते हैं, पैसे तो कमाते हैं, पर बस गाड़ी चलती रहती है, चलती रहती है, चलती रहती है। और चौथे तरह के लोग होते हैं निष्क्रिय, कोई फर्क नहीं पड़ता, आएंगे छोड़ देंगे, आएंगे छोड़ देंगे, कुछ करेंगे नहीं। ठीक है, ये चार तरह के लोग होते हैं। आप अपने आप को चेक करिए आज बैठ करके, आप कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हैं। कहीं आप औसत तो नहीं है, कहीं आप निष्क्रिय तो नहीं है, कहीं कहीं आप निरुत्साही तो नहीं है, कहीं आप उत्साही तो नहीं है। आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, उसका कॉम्बिनेशन पता करिए, तो आपको आसान होगा बिजनेस करना। जब आपको ये पता होता है कि मैं जिस डाउनलाइन के साथ बैठा हूँ, जिस डाउनलाइन के साथ आज मैं प्लान करने जा रहा हूँ या काम करने जा रहा हूँ या जिसको ट्रेन करने जा रहा हूँ, वो उत्साही है कि निरुत्साही है कि औसत है या निष्क्रिय है, तो मैं उस हिसाब से बात करूँ। मुझे पता है कि यार ये आदमी निष्क्रिय है, इससे बस मुझे काम निकालना है, क्योंकि ये लंबा चलेगा नहीं, इस पे दाव खेला जा नहीं सकता, तो मैं उस समय उस व्यक्ति से वैसी बात करूँ। कोई उत्साही व्यक्ति, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है, तो मुझे पता है कि यार इसका एक्साइटमेंट कंट्रोल करना है अपने को, क्योंकि उड़ता बहुत है और ज्ञान उतना है नहीं, तो उसको नॉलेज भी देना है और इसका एक्साइटमेंट भी कंट्रोल करके चलना है। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है हमारे बिजनेस में, कि किन तरह के, किस तरह के लोगों के साथ आप बात कर रहे हैं, किस तरह के लोगों के साथ आप काम कर रहे हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अगली चीज के ऊपर। आपको देखो, कोई सा काम हो, आपको मास्टर बनना पड़ेगा उस काम में सफल होने के लिए। आपको कोई सा भी काम हो, मास्टर बनना पड़ेगा उस काम में सफल होने के लिए। आप रोटी बनाते हैं, गोल 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 बना लेते हैं, आप मास्टर हो चुके हैं। आप ब्रश करते हैं और आपके जो ब्रश है वो गड़ता नहीं है, मसूड़ों में चुभता नहीं है। आपके जो ब्रश के रेशे होते हैं वो आपके मसूड़ों में तकलीफ नहीं देते, मीन्स आप मास्टर हो गए ब्रश करने में, क्योंकि जब बच्चे करते हैं तो उनको गड़ जाता है, लग जाता है ना। तो यू बिकेम मास्टर। आप मीटिंग में आ जाते हैं, टाइम पे आ जाते हैं, डायरी आपके पास होती है, यूनिफॉर्म में आप आते हैं, डेमो किट आपके पास होती है, बुकलेट आपके पास होती है, और आप समझाना शुरू कर दे रहे हो। तो हम इनिशियल लेवल पे मास्टर बन गए हो कि हाँ मुझे इतना आ जाता है। वट एवर वर्क यू आर डूइंग, यू नीड टू बी अ मास्टर फॉर गेटिंग सक्सेस इन टू दैट। आप कोई सा भी काम करें, अगर आप उस काम में मास्टर नहीं है, उतनी सफलता आप अर्जित नहीं करेंगे जितनी कि आप कर सकते। तो मास्टर बनिए सबसे पहले स्पीकिंग के अंदर। अपनी खुद की एक स्पीच बनाइए, सुनिए ध्यान से। अपनी खुद की एक स्पीच बनाइए, अपनी खुद की एक स्टोरी बनाइए, कि जब मैं आपसे मिलने आ रहा हूं तो हाउ वुड आई इंट्रोड्यूस टू यू। मैं कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करूंगा, कैसे प्रस्तुत करूंगा, मैं कैसे अपनी भूमिका सेट करूंगा, कै, कैसे अपनी बात शुरू करूंगा, कैसे अपनी बात खत्म करूंगा। एवरीथिंग शुड बी इन योर माइंड। पहले दिमाग में होता है, फिर रियलिटी में होता है। थिंग्स हैपन टू टाइम्स इन द वर्ल्ड, फर्स्ट इन मेंटेलिटी देन इन रियलिटी। फोन किसी के मन में था, दिमाग में था, फिर रियल में आया। हवाई जहाज किसी के मन में था, दिमाग में था, फिर रियल में आया। ड्रोन किसी के मन में था, दिमाग में था, फिर रियल में आया। इसी तरह से जो सक्सेस आप देखना चाहते हो, जो जीना चाहते हो, जो एंजॉय करना चाहते हो, वो तब आएगी जब आपके मन के अंदर वो चीज रही होगी या रहेगी। तो ये बहुत ज्यादा आवश्यक है कि आप सबसे पहले एक मेंटल पिक्चर तैयार करें, है ना। तो अपनी एक स्पीच बनाएं कि जब भी मैं जाऊंगा ना, मैं अपनी बातों को इस तरह से शुरू करूंगा। हेलो दोस्त, मेरा नाम नवीन माथनकर है और आज मुझे सत्येंद्र भाई ने आपसे मिलने का मौका दिया। सो थैंक यू सो मच, आपने समय दिया मुझे। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि व्हाट इज द एजेंडा, हम यहाँ पे क्यों इकट्ठा हुए हैं, या आप मुझसे मिलने के लिए क्यों आए। सर, वो सचिन सर ने मुझे बोला था कि कुछ बिजनेस वगैरह को लेके बताएंगे वगैरह वगैरह। अच्छा अच्छा, चलो, वेरी नाइस सर। आपका नाम क्या है? सर, मेरा नाम राजेश है। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा नाम है आपका।
राजेश मतलब राजा का ईश, राजाओं का भगवान। वेरी नाइस सर, बहुत अच्छा नाम है। तो जी राजेश जी, क्या करते हैं आप? सर मैं एक जॉब में हूँ और मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में काम करता हूँ। वेरी नाइस सर। जॉब करने वाले लोगों को तो मैंने हमेशा देखा है अपनी लाइफ में, बड़े मेहनती होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, और वो काफी एम्बिशियस भी होते हैं, बट उतनी ग्रोथ कई बार उनकी नहीं हो पाती। तो आप यहाँ पार्ट टाइम बिजनेस के लिए आए हुए हैं? जी जी सर। चलिए मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। मेरा नाम नवीन माथनकर है और मैं एक बिजनेस करता हूँ जो कि पार्ट टाइम में किया जा सकता है शुरुआत में। अगर आप उसे फुल टाइम में कन्वर्ट करना चाहें तो आपकी मर्जी, आप उसको फुल टाइम में भी कर सकते हैं। जैसा कि सर आज हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर दुनिया काम कर रही है, हर जगह पे आपने देखा होगा कि बीमारियां बढ़ रही है। जितने हॉस्पिटल पहले थे उससे ज्यादा हॉस्पिटल अगले साल हो जाते हैं, फिर उससे अगले साल उससे ज्यादा हॉस्पिटल हो जाते हैं, मरीजों की संख्या बढ़ रही, इतनी दवाइयाँ, रिसर्च, डेवलपमेंट और ना जाने क्या क्या हो गया है, फिर भी मरीजों की संख्या घट नहीं रही है। क्योंकि जैसा डीएपी, यूरिया, फास्फेट, सल्फेट, कीटनाशक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, वही सब आज हमारे खाने के अंदर आके हमें बीमार करता है। तो मैं जिस बिजनेस में काम करता हूँ, जो व्यापार मेरा है, वो इन्हीं चीजों की जागरूकता को लेके है कि आप कैसे अवेयर हो और कैसे हेल्दी बने रह सकते हैं, कैसे बीमारियों से मुक्त हो सकते हैं। और अगर आपको बीमारी हो गई तो हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स है जिनके माध्यम से आप उन बीमारियों को क्योर भी कर सकते हैं। तो एक ऐसा बिजनेस जो आज की भी नीड है और भविष्य की भी नीड है, हम उस बिजनेस के ऊपर बात करते हैं। अगर आप मुझे अगले आधे घंटे का समय दे तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें गाइड करता हूं, जिससे आप शुरुआत कर पाएंगे कि आप अपना पार्ट टाइम में बिना इन्वेस्टमेंट के कैसे बिजनेस कर पाए। तो राजेश जी शुरू करें अपनी प्रेजेंटेशन अब। जी जी सर, बहुत बढ़िया। अच्छा, उससे पहले मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। जैसे आपने ऑक्यूपेशन तो बता दिया, फिर आपके घर में कौन कौन है? सर मेरे घर में मेरे पिताजी है, माताजी है, मेरे भाई है, मेरे बहन है, मेरी मम्मी है, मेरी वाइफ है, मेरे दो बच्चे हैं। अच्छा अच्छा, वेरी नाइस सर। और आपकी जॉब की टाइमिंग क्या होती है? सर मैं सुबह 10 बजे जाता हूँ, शाम में 5 बजे आता हूँ। चलो सर, बहुत बढ़िया। तो मुझे आपसे आधा घंटा चाहिए, आइए सर बैठते हैं, बात करते हैं। अब ये एक स्टोरी मैंने अपने लिए बना ली घर से निकलने के पहले, क्या मुझे उस व्यक्ति से क्या बात करनी है, कैसी बात करनी है। देखो, लोग अच्छे लोगों के साथ जुड़ना चाहते हैं, लोग अच्छे प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं, लोग अच्छे रिजल्ट प्राप्त करना चाहते हैं। पर प्रॉब्लम क्या होती है, आप जिस तरह से बात शुरू करते हैं, जिस तरह से एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं, वो वहीं पे डंप कर जाती है बात। बात शुरू कैसे कर रहे हो, क्या प्रस्तुतिकरण कर रहे हो? आर यू बिहेविंग लाइक अ सेल्स पर्सन, कि मैं तुम्हें कुछ बेचने आया हूँ, बताने आया हूँ, बोल नहीं रहे हो, लेकिन हाव भाव से, आपकी आंखों से, आपके एक्सपीरियंस से झलकता है कि यार ये कुछ ना कुछ मुझे बेचने के लिए आया है। या फिर यू आर बिहेविंग लाइक अ कंसल्टेंट। आप कैसे बिहेव करते हो इस पे बहुत ज्यादा मैटर करता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो आपको अपनी एक स्पीच तैयार करनी चाहिए कि मैं अपनी प्रेजेंटेशन अलग अलग केसेस में कैसे शुरू करूंगा। जब मैं पर्सनली किसी के साथ मिलने जा रहा हूँ अपने गेस्ट के लिए, तो मैं कैसे बात शुरू करूंगा। जब मैं डाउनलाइन के किसी गेस्ट से मिलने के लिए जा रहा हूँ, तो मैं कैसे बात शुरू करूंगा। मुझे किसी का फॉलो अप करना है जिसने वेस्टीज का प्रेजेंटेशन देख रखा है, तो मैं कैसे शुरुआत करूंगा। मुझे ऐसे किसी व्यक्ति से मिलना है जो नेगेटिव है, तो मैं कैसे बात करूंगा। मुझे किसी ऐसे व्यक्ति से मिलना है जो बहुत एक्साइटेड है, तो कैसे मैं बात करूंगा। जब आप अपने मन में प्रैक्टिस कर लेते हैं, जब आप अपने दिमाग में प्रैक्टिस कर लेते हैं अलग अलग सिचुएशंस की, तो वही सिचुएशन से आप जीतना शुरू कर देते हैं। लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या है, तीर उठाया, कमान उठाया, चलाना आता नहीं, कभी इधर मार रहे, कभी इधर मार रहे, और अपने घर वालों को उड़ा दिया, है ना। तो ऐसा नहीं करना है। पहले चलाना सीख लो खाली ग्राउंड के अंदर, पहले चलाना सीख लो अलग अलग जगहों पे, कि भैया कोई व्यक्ति जो आ रहा है वो बड़ी उम्मीद से आ रहा है। कोई भी व्यक्ति, आप इस मीटिंग में जुड़े हुए हैं तो इसी उम्मीद से जुड़े होंगे कि यार कुछ सीखने मिलेगा, कुछ ऐसा पता चलेगा जिससे मेरी कमाई बढ़ जाएगी, मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा, मेरा पीवी बढ़ जाएगा। और आपको मैं इस तरह से बातें करूं कि अरे ऐसा वैसा ये वो, अपनी कहानी सुनाओ, अपने बारे में बताओ, और आपको लगे कि यार बड़ा सेल्फ ऑब्सेस पर्सन है यार, मजा नहीं आ रहा, चलो मीटिंग छोड़ देते, अब मीटिंग से बाहर चले जाएंगे। और ऐसा ही होता है लोगों के साथ। लोग एक्चुअली इंटरेस्टेड होते नहीं हैं, इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है। लोग इंटरेस्टेड होते नहीं हैं, लोगों को इंटरेस्टेड बनाना पड़ता है। गाय दूध देती नहीं है, गाय का दूध निकालना पड़ता है। लोग ज्वाइन होते नहीं हैं, लोगों को ज्वाइन कराना पड़ता है। लोग खरीदते नहीं है, लोगों को खरीदवाना पड़ता है। लोग ठीक होते नहीं है, लोगों को ठीक करना पड़ता है। लोग समझते नहीं है, लोगों को समझाना पड़ता है। शुरुआती दौर में करना पड़ता है। डाउनलाइन आपके बच्चे हैं,
गेस्ट आपका बच्चा है। गेस्ट आपका वो बच्चा है जो होने वाला है, पैदा होने वाला है। डाउनलाइन आपका वो बच्चा है जो पैदा हो चुका है। और जो नहीं पैदा हुआ है उसके लिए भी प्रोटीन चाहिए, विटामिन चाहिए, मिनरल्स चाहिए, माँ का ध्यान रखना पड़ेगा, काजू किशमिश बादाम नारियल पानी पिलाना पड़ेगा। और जो पैदा हो गया है फिर उसका अलग से ध्यान रखना पड़ेगा। अब बड़ा हो रहा है बच्चा तो चै चै पौ पौ, रोना गाना, तो सूसू पोटी वो भी करेगा, वो भी हैंडल करना पड़ेगा। कब तक आपको ये चीज करनी पड़ती है? जब तक कि बच्चा मेच्योर नहीं हो जाता, परिपक्व नहीं हो जाता। तो आप जिस बिजनेस के अंदर हो उसमें आपके भी बहुत सारे बच्चे हैं, और बच्चे हमेशा ही रोते रहते हैं। बच्चों का काम ही है रोना, बच्चों का काम ही है चिढ़ना, चिल्लाना, परेशान होना और माता पिता को परेशान करना। अगर आपका डाउनलाइन या आपके नए जुड़ने वाले लोग आपको परेशान कर रहे हैं, परेशान इन द सेंस उनके एक्सक्यूजेस है, वो टाइम नहीं देते, वो मीटिंग में नहीं आते, वो फॉलो अप नहीं करते, वो फोन नहीं उठाते, वो मैसेज का रिप्लाई नहीं देते, व्हाट डस इट मीन? इट मीन्स कि वो आपका बच्चा रो रहा है। आपको थोड़ा प्यार से उसको समझाना पड़ेगा, उसको लॉलीपॉप देना पड़ेगा, उसको चॉकलेट देनी पड़ेगी। जब वो खुश हो जाएगा तो वो खुशनुमा माहौल क्रिएट कर देगा। समझ आ रही है आपको मेरी बात? सो अपनी स्पीच बनाइए कि कैसे मुझे लोगों से हैंडल करना है, कैसे बात करनी है। एवरीथिंग इज, मनुष्य को ही ये गुण ईश्वर ने दिया है। मनुष्य, अकेला मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें ना ये भावनाएं व्यक्त करने का, बोलने का, समझाने का गुण दिया है। किसी जानवर को, कुत्ते को देखा, वाओ 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 वाओ, अरे वाह क्या बोला, बहुत अच्छी शायरी थी, ऐसे नहीं होता है ना। किसी गधे को आपने नहीं ढेचू ढेचू ढेचू, सर आपने बहुत अच्छा प्लान दिया। हालांकि कुछ गधे बिजनेस में भी होते हैं, ठीक है, पर वो थोड़ा अलग टाइप के गधे होते हैं ना। तो आपको अपनी की स्पीच तैयार करनी चाहिए। बैठिए, डायरी उठाइए, पेन उठाइए और स्पीच लिखिए। अपने अपलाइन से पूछिए कि सर क्या ये ऐसा बोलूं मैं तो ये अच्छा रहेगा? सर मैं सोच रही थी कि मैं ना ऐसे ऐसे शुरुआत करूँ आज जा करके, तो सही रहेगा? नहीं नहीं मैडम, आप यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर लो क्योंकि ये मुझे लगता है यहाँ पे ये चीज अच्छी नहीं है। तो ये करना पड़ेगा। क्या ये सिर्फ वेस्टीज में काम आएगा? नहीं, एंटायर लाइफ में। आप बिजनेस करते हो, जॉब करते हो, आप स्टूडेंट हो, इंटरव्यू देने जा रहे हो, हर जगह पे आपको बोलना पड़ता है। तो जब मुझे बोलना ही है तो मैं बोलने का सीख लेता हूँ ना। आपने जाकिर खान को देखा होगा, कई कॉमेडियंस को देखा होगा, सिर्फ बोलने का तरीका उन्होंने सीख लिया और उस वजह से वो सक्सेसफुल है, वो पैसे कमाते हैं। एक आदमी ने, है ना, चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, ठीक है, चाय बेचते बेचते देश बेच दिया, बोलने की कला सीख कर, है ना। तो भैया आप सीएमडी तो बेच ही सकते हो, ठीक है। सो मास्टर करना पड़ेगा अपने आप को, स्पीकिंग के अंदर मास्टर करना पड़ेगा आपको अपने आप की पर्सनालिटी के ऊपर। और आपको मास्टर करना पड़ेगा डेमोन्स्ट्रेशन के ऊपर। कुछ लोग ना, जैसे नहीं होता वो डेमो करके दिखाते हैं, तो बस ऐसे वो थर्माकोल लिया, हाथ पे रखा और ऐसे वो डाल दिया फ्लेक्स ऑयल और देख रहे हैं टुकुर टुकुर। वो थर्माकोल गल रहा है, वो सोच रहा है अभी कुछ बताएगा इसके बारे में, कुछ समझाएगा इसके बारे में, वो भी टुकुर टुकुर देख रहा है, वो भी टुकुर टुकुर देख रहा है। थोड़ी देर में थर्माकोल गल जाता है। बोले देखा भैया गल गया ना? बोले हाँ दीदी गल तो गया, अब क्या? बोले बस डेमो हो गया, अब लो इसको। अरे भैया ये कौन सी बात होगी, ये गल गया तो तुम ले लो। तो जब वो गल रहा है तब आपको उसको बताना है। जैसे मैंने आपके हाथ पे थर्मोकोल रखा और उसके ऊपर मैंने फ्लेक्सीड ऑयल डाला। अब मैं एक्सप्लेन भी कर रहा हूँ जब तक कि थर्मोकोल गल रहा है, कि देखो भैया क्या होता है। जैसे आजकल बहुत सारे लोगों को हार्ट अटैक, बीपी, शुगर, लकवा, थायराइड, मोटापा हो रहा है। वो इसलिए होता है कि हमारे शरीर में जब बैड कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो रहा होता है ना, वो नसों में जाकर के चोक होता है, नसों में जाके जमा होने लगता है, हमारे अंगों के ऊपर विसरल फैट के रूप में जमने लगता है। और ये जो विसरल फैट है ना, ये गलता नहीं आसानी से, और इसको ऑपरेशन से भी खत्म नहीं किया जा सकता। लेकिन हमारे आयुर्वेद में पुराने जमाने से अलसी का उपयोग हो रहा है। और जैसे देखो अपन ने इसके ऊपर अलसी के दो चार बूंद टपकाए ना फ्लैक्सीड ऑयल के, धीरे धीरे गल रहा है। क्यों गल रहा है भैया? क्योंकि अलसी के अंदर ओमेगा 3, ओमेगा 6 फैटी एसिड होते हैं। इसमें एएलए, जीएलए भी पाया जाता है, जो इस एसिड को गलाने का काम करता है, मतलब इस थर्मोकोल को गलाने का काम करता है। जब हम इसको सुबह शाम कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं तो हमारे शरीर में जितनी भी गंदगी है बैड कोलेस्ट्रॉल के रूप में नसों के अंदर, अंगों के ऊपर, ये उसको डिस्ट्रॉय करने का भैया काम करता है। ये डायबिटीज, बीपी, शुगर, माइग्रेन, मोटापा, स्टमक प्रॉब्लम, पीरियोडिक इशू, सेक्सुअल इश्यूज, त्वचा रोग, बालों की समस्या, आंखों की समस्या, लकवे की समस्या, हार्ट की समस्या, ऐसे 60 से ज्यादा प्रॉब्लम पे भैया काम करता है। तब तक थर्माकोल गल के खत्म हो जाता है।
अब उंगली लेना है, उसके हाथ पे ऐसे ऐसे करके खत्म करके दिखाना है। अब भैया इसको सूंघ के देखो, मतलब अलसी खाई है कभी? अलसी यूज करी? ऐसी गंध आती है थोड़ा, इसलिए लोग पुराने जमाने में अलसी यूज करते थे, फिर बाद में उपयोग बंद हो गई क्योंकि गंध अच्छी नहीं आती। अब ये कुछ नहीं है, तेल ही है, मालिश कर लो ऐसे, चाहे तो टिश्यू पेपर है मेरे पास, आप टिश्यू पेपर से पूछ लो। अब आप बताओ, एक डेमोन्स्ट्रेशन ये हुआ, जब वो गल रहा था तब तक मैंने उसके बारे में एक्सप्लेन भी किया, और दूसरा रखा उसके हाथ पे और गला दिया, देखा भैया गल गया ना? हाँ दीदी गल तो गया। अब अब ले लो। ये नहीं करना है। सीएमडी वो तार डालते हैं, बल्ब जलाते हैं, देखा भैया जल गया ना? आपके घर में पानी अच्छा नहीं है, अब देखो पानी अच्छा हो गया। अरे भैया थोड़ा विज्ञान पढ़ लो, थोड़ा समझा दो कि क्यों जल गया, क्यों पीना चाहिए। वो तो मिट्टी डाल देगा तो भी जल जाएगा, नमक डाल देगा तो भी जल जाएगा, कचरा डाल देगा तो भी जल जाएगा। तो फिर कचरा डाल के पी ले, फिर सीएमडी की क्या जरूरत है? कुछ लोग ना ऐसे देखे मैंने, बोले सर वो हम एक जगह गए थे, उसकी लड़की बड़ी शानी थी, हमारी तो कोई बात ही नहीं सुन रही थी। उसने बोला कि तुमने सीएमडी डाला, रुको मैं नमक लाती हूँ। नमक डाला उसने, दीदी नमक डाला ना तो बल्ब जल गया। अब मुझे लगता है सीएमडी उमडी कोई अच्छी चीज नहीं है, वो नमक से भी जल रहा है दीदी। हाँ दीदी बिल्कुल सही कह रहे हो, तुम बस पढ़ लिख लेती ना तो बहुत अच्छा होता। ठीक है, तो व्हाट डज इट मीन, जब आप कोई काम कर रहे हो तो उसके सारे सवाल जवाब आपको पता होने चाहिए। तो सर वो तो आप बीटाडीन में विटामिन सी वो छिड़कते हो तो साफ हो जाता है, ऐसे ही आप नींबू डाल दो, संतरा डाल दो तो भी हो जाता है। बोले बिल्कुल सही बोल रहे हो भैया आप, लेकिन बीटाडीन में विटामिन सी डालने से होता क्या है? विटामिन सी का गुण है कि जितनी वो टॉक्सिसिटी है, गंदगी है, उसको साफ करने का काम करता है। इफ यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन विटामिन सी सीरम, इफ यू आर अप्लाइंग ऑन योर स्किन, वो ओपन पोर्स कम करता है, बड़े जो छेद हो गए उसको कम करता है, ये जो चेहरा है उसकी 3-4 लेयर तक जाके रिपेयरिंग करता है, वो नई सेल्स जनरेट करने का काम करता है। लेकिन वही विटामिन सी के नींबू को आप चेहरे पे अप्लाई करेंगे तो वो जलन करना शुरू कर देगा, बार बार अप्लाई करेंगे, आपका चेहरा सूख जाएगा, चेहरे में रूखापन आ जाएगा, आपके शरीर आपके जो त्वचा का मेलानिन, अलग अलग जो प्रोटीन वगैरह पाए जाते हैं त्वचा में, अच्छी अच्छी चीजें पाई जाती है, वो नष्ट कर देगा डायरेक्ट अप्लाई करने में। तो हमारी कंपनी विटामिन सी सीरम जो बनाती है वो अप्लाई बेस्ड बनाती है। आप सीधा नींबू लगाए वर्सेस हमारा विटामिन सी लगाए, इसमें बहुत सारे और ऑर्गेनिक तत्व डाले गए हैं जो शरीर को, चेहरे को हील करने का काम करते हैं। बातें वही है, लेकिन आपको जब जड़ पता होती है तो आप अपनी प्रस्तुतिकरण बहुत अच्छा कर पाते हैं। एक दीपक चौरसिया करके हमारी टीम में एक व्यक्ति है, उनके साथ मुझे एक बार मौका मिला एक वैज्ञानिक के घर जाने का। वैज्ञानिक समझते हो आप, साइंटिस्ट, भोपाल में ही रहते हैं, तो वैज्ञानिक है वो, साइंटिस्ट है। अब साइंटिस्ट को आप ये नहीं बोल सकते कि भैया ये सीएमडी है तो ये बहुत चमत्कारी पानी है, नर्मदा जी का और गंगा जी का पानी है तो ऐसा वैसा नहीं, उसको चाहिए लॉजिक। तो हमने उसको लॉजिक 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 से समझाया, तो वो पहले ही बता देता था कि ये इसलिए जल रहा है क्योंकि ये इसमें मिनरल्स है, मिनरल्स का काम होता है इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने का। ये थर्माकोल क्यों गल रहा है? क्योंकि इसमें अल्फा लिनोलिक एसिड, ओमेगा 3 वगैरह पाया जाता है, इस वजह से गल रहा है। तो वो व्यक्ति उस बात को आगे से बता देता था कि ये इस वजह से गल रहा है, इस वजह से गल रहा है। फिर हम पूछते थे कि भैया ये जो हो रहा है सही हो रहा है, अच्छा हो रहा है? हम उसको सिर पे चढ़ा देते थे। फिर उसने कुछ प्रोडक्ट हमारे कंज्यूम करे, वो खुद के भी प्रोडक्ट बनाते हैं और बेचते हैं, और उन्होंने बोला था कि यार सही है तुम्हारे गौतम बाली तो, ये सेम वर्ड्स बोले थे, सही है तुम्हारे गौतम बाली तो। मैं बोला हाँ सर सही तो है। बोले इतने प्रोडक्ट है तुम्हारे पास मल्टीविटामिन गमीज, फिर उसने अपने बच्चे को जो मल्टीविटामिन गमीज खिलाते थे वो ला करके कंपेयर किया, बोले तुम्हारा अच्छा है। तो जब आप ऐसे एजुकेशन के साथ कहीं जाते हैं, कहीं काम करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपको अच्छे लोग मिलना शुरू हो जाते हैं। आप खुद अपने एजुकेशन पे काम नहीं करेंगे तो पहले भी गवार मिलते थे, आज भी गवार मिलते हैं और आगे भी गवार ही मिलेंगे। कर आप वेस्टीज का बिजनेस ही रहे हैं, परंतु गवारों के साथ। आपको वेस्टीज का ही बिजनेस करना है पर समझदारों के साथ। यहाँ पे गवार शब्द से मतलब पैसों से नहीं है, यहाँ पे गवार शब्द से मतलब एजुकेशन से भी नहीं है, यहाँ पे गवार शब्द से मतलब है मैच्योरिटी से, बौद्धिक क्षमता से, कि मैंने उसको समझाया, क्या वो सीखने सुनने को तैयार है, कि नहीं 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 जैसा चल रहा है वैसे ही ठीक है, जो जैसा चल रहा है वैसा ही ठीक है वाली कैटेगरी है तो वह है गवार। और ये गवार ना खुद आगे बढ़ते हैं और ना ही आपको आगे बढ़ने देंगे।
और यही कल को छोड़ करके कहते हैं कि हमने भी किया था, कुछ नहीं होता। इतनी दुनिया का हो गया, तुम्हारा नहीं हुआ तो कंपनी पे, प्रोडक्ट पे दोष मत मढ़ो, सीधा बोलो तुमसे नहीं हुआ। ये मत बोलो कि होता नहीं, ये बोलो कि मुझसे नहीं होता। ये मत बोलो कि रिजल्ट नहीं आते, ये बोलो कि तुमको रिजल्ट देने वाले प्रोडक्ट समझाने नहीं आते। राइट। सो अब आ गया है जुलाई का महीना। जुलाई के महीने में क्या करना है? चार पांच चीजें बता रहा हूँ, सुन लेना और इसी पे काम करना। 100% आपका बिजनेस ऊपर जाएगा, ठीक है। पहली चीज, मैचिंग क्लब का पहला महीना था जून। कुछ लोगों को कंफ्यूजन था, कुछ लोगों को नहीं था, कुछ ने अच्छा किया, कुछ ने नहीं किया। किसी किसी की मैचिंग 8,000 बनी, किसी किसी की 15,000 बनी, किसी किसी की 12, किसी की 1800, किसी की नहीं भी बनी, किसी ने मैच किया ही नहीं। ठीक है। परंतु अब आप समझ रहे हैं, आपको सिल्वर बनना है या गोल्ड बनना है या स्टार बनना है या डायमंड बनना है या कुछ भी बनना है वेस्टीज में, आप तब भी नए लोगों को रिक्रूट करेंगे ही करेंगे। आप नए लोगों को रिक्रूट करेंगे ही करेंगे। वेस्टीज कह रही है कि अब हम आपको रिक्रूट करने का भी एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं। अगर अब आप नई ज्वाइनिंग्स करवा रहे हैं तो हम उस पे एक्स्ट्रा पैसा आपको दे रहे हैं। पहले नहीं दे रहे थे। पहले सिर्फ ज्वाइनिंग पे रिपर्चेस का जो पैसा आता था वही आता था। पर अब नया व्यक्ति जुड़ रहा है, उसका भी पैसा कंपनी दे रही है। तो आपको एक चीज के ऊपर फुल्ली फोकस्ड होना है कि मुझे, अगर मैं अकेला हूं तो मुझे मेरे नेटवर्क से पर्सनली कम से कम 6 नए लोग इस बिजनेस में शामिल करने हैं पूरे महीने में। सर कैसे होंगे 6 लोग नए शामिल मेरे बिजनेस में? आप हर रोज एक प्रेजेंटेशन यानी 30 प्रेजेंटेशन पूरे महीने में अच्छे से कर लीजिए। 30 प्रेजेंटेशन पूरे महीने में अच्छे से कर लीजिए। कुछ लोग प्रेजेंटेशन का मतलब ये समझते हैं कि भैया ये रही किताब, पढ़ लो और जुड़ जुड़ जाओ, ये रहा मैं, ये रहा फ्लैक्स ऑयल, तुम जुड़ जाओ। नहीं। अच्छी प्रेजेंटेशन का मतलब है जिसमें आपको अंदर से संतुष्टि हो कि अगर कोई मुझे ऐसे समझाता तो मैं जुड़ने को तैयार हो जाता। अगर मुझे ऐसे कोई समझाता तो शायद मैं नहीं जुड़ता। तो अगर शायद मैं नहीं जुड़ता तो ये अच्छी प्रेजेंटेशन नहीं है। और मुझे ऐसे समझाया जाता जैसे मैंने समझाया और मैं जुड़ जाता, तो ये अच्छी प्रेजेंटेशन। ऐसी 30 प्रेजेंटेशन करने के बाद आपके 6 लोग क्लोज हो जाएंगे इस बिजनेस के अंदर। मिनिमम ज्वाइनिंग शुड बी 150 पीवी। कोशिश करिए कम से कम 150 पीवी के साथ पहला ऑर्डर उनका लगाइए। 300 पीवी का क्राइटेरिया पहले रखो कि 300 पीवी में भैया ये बेनिफिट है, आपका फास्टेड हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, आईडी एक्टिवेट हो जाएगी। तो 300 पीवी से आप कर लीजिए। 300 पीवी नहीं है तो 200 से कर लीजिए, 200 नहीं है 150 कर लीजिए। और एकदम है ही नहीं तो भैया लास्ट टू लास्ट ऑप्शन है, आप 100 पीवी से ज्वाइन करिए और पूरे महीने में अपना 150 पीवी कर लीजिएगा तो आपकी एक कंसिस्टेंसी शुरू हो जाएगी। याद रखना, अगर आपके जुड़ने वाले लोग कंसिस्टेंसी नहीं ले रहे हैं तो आपका बिजनेस कभी भी स्टेबल बिजनेस नहीं होगा। मैंने इस महीने ज्वाइन किया, 100 पीवी ले लिया, आपने मेरा 150 नहीं करवाया, तो अगले महीने मेरी कोई इच्छा ही नहीं है कि 2 से 14 के बीच में मैं 150 कर लूं। क्योंकि मैं कहूंगा कि हाँ भैया 25 तारीख को ले लूंगा, 20 तारीख को ले लूंगा। लेकिन अगर आपने मुझे समझा दिया, मेरा फायदा दिखा दिया कि भैया 150 150 150 पीवी अगर करता हूँ तो सीधा 4,100 रुपए का प्रोडक्ट फ्री मिलता है। और अगर आप सारे फायदे जोड़ के दिखा देते हो तो पहले महीने का बेनिफिट है 46%। एमआरपी से 46% की छूट हो जाती है अगर आप कंसिस्टेंसी करते हैं। दूसरे महीने में ये हो जाता है 55%, तीसरे महीने में हो जाता है 65%, और चौथे महीने ऑनवर्ड्स आप जाओगे तो 70% तक छूट मिलना शुरू हो जाती है। आज मेरे लिए वेस्टीज का प्रोडक्ट तो पूरा फ्री है ना। हेमा मैडम के लिए तो पूरा फ्री है, तनु मैडम के लिए फ्री है, आपके उषा चौहान जी के लिए फ्री है। क्यों फ्री है? क्योंकि अब वो उसी काम को करते हुए कई गुना ज्यादा पैसे कमा रहे हैं। पहले जुड़े थे तो सिर्फ प्रोडक्ट ले रहे थे ना, पैसे दे रहे थे। अब तो प्रोडक्ट लेने का, दिलवाने का पैसा कंपनी दे रही है, तो हमारे लिए तो आज फ्री है प्रोडक्ट। साबुन के लिए तो 1 रुपए भी है, मतलब 1 रुपए खर्च करते हैं, बाकी साबुन तो फ्री आते हैं, है ना। तो आपको नए रिक्रूटमेंट करने हैं। अगर आप अपनी टीम में अकेले हो तो आप भिड़ो, अपलाइन से बात करो, डाउनलाइन से बात करो, किताबों से बात करो, वीडियोस देखो, और कुछ भी करके साम दाम दंड भेद लगाओ। लेकिन 6 अच्छे लोगों को बिजनेस में शामिल करो पूरे महीने में। 150 पीवी, 150 पीवी, 150 पीवी, 150 पीवी, यानी 300 की एक मैचिंग 900 रुपए की बन जाएगी। एक एक मैचिंग आपकी बन जाएगी। और या बूस्टर अगर आप करते हो 600 रुपये, 300 तो 1,800 रुपए की आपकी इनकम बन जाएगी।
अगर कोई इतना भी वर्स्ट केस में है कि बिल्कुल टीम ने एकदम शुरू ही कर रहा है, तो भी वो अगले 4 से 5 महीने में मैचिंग क्लब के माध्यम से आराम से 15,000 से 25,000 रुपए एवरेज कमाना शुरू कर सकता है 3 से 5 महीने के भीतर। कौन करेगा? जो एफर्ट्स डालेगा, जो प्रयास करे। तो इस महीने में 6 न्यू ज्वाइनिंग पे आपको फोकस करना है। 30 प्रेजेंटेशन अच्छे वाले, ऐसा नहीं कि डेमो दिखा दिए फ्लेक्सॉइल और खत्म। 30 अच्छे प्रेजेंटेशन जिसमें व्यक्ति जुड़े तो काम करे, जुड़े तो मीटिंग आए, जुड़े तो ट्रेनिंग आए, जुड़े तो वो फील्ड वर्क करे, जुड़े तो वो सीखने समझना है, जुड़े तो सुबह उठे मीटिंग में ज्वाइन करे। ऐसा नहीं कि जुड़ तो गया है पर वो मीटिंग नहीं आता, ट्रेनिंग नहीं आता, प्लान नहीं करता, परचेज नहीं करता, तो फिर जोड़ा ही क्यों? हम अपना सहारा बनाने के लिए किसी को जोड़ते हैं, ना कि बोझ बनाने के लिए। बहुत सारे लोग सिर्फ इसलिए जोड़ रहे होते कि एक बार का बेनिफिट आ जाए। अरे भैया, ये लॉन्ग टर्म का बेनिफिट बिजनेस है, ये जनरेशन टू जनरेशन का बिजनेस है। एक दिन एक साल का बिजनेस नहीं है, ये आपके पुश्तों को ट्रांसफर होगा ये बिजनेस। तो अगर बना ही रहे हो तो नींव ऐसी मजबूत करो, ऐसा पिलर खड़ा करो कि फिर वो सालों तक डगमगाए नहीं। और पिलर से मतलब है आपके जुड़ने वाले लोग। लालच में किसी को भी नहीं, कस्टमर बनाओ सब कुछ चलेगा, लेकिन नेटवर्क में मैं उन्हीं लोगों को शामिल करूंगा जो मेरा सहारा बनेंगे। आप में से कुछ लोगों के नेटवर्क में ऐसे लोग हैं कि अगर आप एक महीना बीमार पड़ जाओ तो आपका 0 पीवी आएगा, 0। अगर आप एक महीना बीमार पड़ जाओ, कोई फोन ना करो, कोई मीटिंग ना करो, तो सब शून्य हो जाएगा आपका। और ईश्वर की कृपा से मैं अगर आपका बीमार पड़ जाऊं, एक महीना गायब हो जाऊं, तो भी मेरा बिजनेस पिछले महीने के जितना रिपीट होगा ही होगा। ये करके देख लिया है मैंने, रिपीट होता ही होता है। ना कॉल करूँ ना मीटिंग करूँ, कुछ नहीं। क्योंकि मेरे नेटवर्क में मैंने ऐसे चेहरे ढूंढे, ऐसे चेहरे बनाए, जो मेरे ना रहने पे भी अपने लिए इंडिपेंडेंटली काम करें, निर्भर हो कि नहीं। तो आप नेटवर्क बनाइए जरूर, पर याद रखिए नेटवर्क ऐसे लोगों का बनाइए जो आपको सहारा दे, ना कि आपके ऊपर बोझ बन जाए। मैडम ऑर्डर कर दो ना, मैडम पैन कार्ड कर दो ना, मैडम ये मैडम वो। तो शुरुआत में 2 4 10 दिन, एक महीना तो चलेगा। आपने सिखा दिया पैन कार्ड अप्लाई करना, आपने सिखा दिया बैंक खाता अपलोड करना, आपने सिखा दिया, फिर भी मैडम आप कर दो ना, सर आप कर दो ना, मैडम प्लान कर दो ना, मैडम मीटिंग कर दो ना, मैडम। तो मैडम ने तुम्हें ज्वाइन क्यों कराया? तुमको बोझ लेके गोदी में घुमाने के लिए, या तुम उसका सहारा बनो इसके लिए? मेरे अपलाइन ने मुझे क्यों ज्वाइन कराया? मेरे अपलाइन ने मुझे इसलिए ज्वाइन कराया है, क्या नवीन माथनकर ज्वाइन करा देंगे तो इसके साइड से टेंशन खत्म हो जाएगी। और यही हुआ भी, मेरे अपलाइन को कोई टेंशन नहीं है मेरी तरफ से। उसको, अरे तुम आराम करो, मैं कर दूंगा, तुम टेंशन मत लो, जहाँ जरूरत होगी मैं तुम्हें बता दूंगा। मैं ऐसा डाउनलाइन बना, आप कैसे डाउनलाइन बनना पसंद करोगे? ऐसे ही बनना पसंद करोगे? और जब तक आप ऐसे नहीं सोचते, आपके डाउनलाइन में भीड़ तो होगी, लेकिन एक एक आदमी के पीछे भिड़ना पड़ेगा। मैडम ऑर्डर कर लो, मैडम 14 तारीख, मैडम कंसिस्टेंसी, मैडम 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 मैडम। अरे मैडम की ऐसी तैसी, मैडम को समझ नहीं आ रहा है क्या? आज 18 तारीख है, रीपर्चेस की लास्ट डेट है और मुझे ऑर्डर करना है। 14 तारीख है, आज लास्ट डेट है, कंसिस्टेंसी की करना है। कुछ लोग तो ऐसे भी है जो कंसिस्टेंसी करते हैं 30 तारीख को और कहते हैं कि सर वो करवा दो ना। अरे कर कैसे करवा दे? एक आध बार तो चलो समझ में आता है कि हाँ, जुगाड़ कर दिया कंपनी में, इधर उधर अप्रोच लगा दी। हर बार नहीं संभव है ना। तो आपको ऐसे लोगों पे बिजनेस शिफ्ट करना होगा जो इंडिपेंडेंट हो और लायक हो। और अगर आप लायक नहीं हो तो आपको ये बात बुरी लगेगी, अच्छी नहीं लगेगी, पर आप ये समझना, आप बिजनेस से खत्म हो जाओगे। आपको सुन के अच्छा नहीं लगेगा, और मुझे बोलने में भी अच्छा नहीं लग रहा, पर ये सच है। मैंने देखा है पिछले कई सालों में, ऐसे लोग आपको कुछ दिन मीटिंग ट्रेनिंग में दिखेंगे, बिजनेस में दिखेंगे, पीवी भी दिखेगा, पर कुछ समय बाद वो बिजनेस से खत्म हो जाते हैं। और इससे उनके अपलाइन को रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ऑल्टरनेट ढूंढ लेता है। नुकसान किसका होता है? उस व्यक्ति का जो बिजनेस में नहीं चला गया। अभी मैं एक मैडम से मिला, देवकी मैडम की टीम में गायत्री जी करके है। तो मैंने, उनका आईडी का कुछ प्रॉब्लम हो गया तो उनके नंबर से बने, मैंने कहा कि मैडम आपने कभी वेस्टी ज्वाइन किया था क्या? बोले हाँ। हाँ सर, आज से 2014 में किसी ने मेरी आईडी बना दी। अरे मैंने बोला मैडम तब कर लेते तो कितना अच्छा होता, आज हम सब आपकी डाउनलाइन में जुड़ रहे होते, आज हम सब आपकी डाउनलाइन में होते। बोला हाँ सर, गलती हो गई, तब कर लेना चाहिए था। कोई ने समझाया नहीं ना अच्छे से। तो कोई अच्छे से समझाने वाला भी होना चाहिए ताकि सामने वाला व्यक्ति उस काम को कर सके। तो नए लोग, पहला काम करना है, नए लोग रिक्रूट करने। अकेले हो तो 6 लोग कैसे भी करके आपको रिक्रूट करने, अच्छे लोग। दूसरा, 1000 पीवी माइंडसेट भूलना नहीं है।
सेल्फ आईडी पे हजार 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 पीवी कम से कम करने का ट्राई करना है। इससे नीचे नहीं, बिजनेस करने आए हो यार आप। यू आर नॉट हियर टू बी अ बायर। क्या कर रहे हो? 20 पीवी कर लिया, 30 कर लिया, 100 कर लिया, डेढ़ सर मैंने 150 पीवी कर लिया। हाँ तूने मुझ पे एहसान किया, 150 पीवी कर लिया, बड़ा एहसान किया। किसके लिए किया? तेरे लिए किया। किसको वाउचर मिलेगा? तुझे मिलेगा। तो तू क्या, सिर्फ कुछ लोगों की कहानी पता है कितनी है? वाउचर टू वाउचर, वाउचर टू वाउचर, वाउचर टू वाउचर। वो जीते ही इसलिए है कि उनको वाउचर आ जाए। इससे ज्यादा कोई लक्ष्य नहीं है। क्यों काम कर रहे हो वेस्टीज में? सर वो 150 पीवी करती हो ना, वाउचर आ जाता है। अरे वाह। सिद्धार्थ सर वाउचर के बारे में सोचते होंगे। तरुण कनौजिया वो वाउचर के बारे में सोचते होंगे। नवीन माथनकर वाउचर के बारे में सोचता होगा। सर वाउचर आएगा ना तब हम लेंगे राइस ब्रेड वगैरह। अरे वाह, हीरो। तो ऐसे नहीं सोचना है। यू आर हियर टू बिकम अ मिलेनियर। 1 लाख के बारे में सोचा करो। 1 लाख कैसे आएगा? 1 लाख कैसे आएगा? 1 लाख कैसे आएगा? क्या करूं? कैसे आएगा? क्या वाउचर कैसे आएगा? वाउचर कैसे? अरे वाउचर अपने आप आता है, उसके लिए कुछ नहीं करना पड़ता। 1 लाख के बारे में सोचोगे तो वाउचर के बारे में सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो नए लोग रिक्रूट करना है, 1000 पीवी माइंडसेट पे काम करना है। तीसरी चीज, कन्वेंशन हमारी होने वाली है 6 सितंबर को। तो 6 सितंबर की कन्वेंशन के लिए अगर आप आ ही रहे हो उस कन्वेंशन में, स्टेज पे स्पीकर बन के आओ, अचीवर बन के आओ। अभी कल पोस्टर सर्कुलेट किया था, पहले भी प्रमोटेड था पर पोस्टर नहीं आया था, तो मैंने शिवम सर को बोल के पोस्टर डलवाया कि जो भी महिला 500 500 500 500 पीवी 4 महीने लगातार अपनी आईडी पे करती है, स्किन फॉर्मूला, ड्यू गार्डन, वलीनो और मिस्टर ऑफ मिलान के कंबाइंड प्रोडक्ट के ऊपर 500 500 500 पीवी 4 महीने लगातार, तो उनको अलग से स्टेज पे क्राउन पहनाया जाएगा, गिफ्ट मिलेगा, बोलने का मौका मिलेगा और अलग से मान सम्मान दिया जाएगा। ठीक है? प्रोडक्ट अच्छे हैं, रिजल्ट्स अच्छे हैं, प्लान अच्छा है, बिजनेस अच्छा है, सपोर्ट अच्छा है, सर्विस अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। आप अच्छे हो कि नहीं हो पता कर। बिजनेस को बिजनेस की तरह करो, काम चोरी मत करो। बिजनेस को बिजनेस की तरह करो, हलाली मत करो। बिजनेस को बिजनेस की तरह करो, टालमटोली मत। सुबह आते ही हो तो अकेले मत आओ, टीम में 10 लोग है, 10 लोगों को बुलाओ। किसी इवेंट में ऑफलाइन जाते हो अकेले मत जाओ, 10 लोग है, 10 लोगों को लेके आओ। जितना ज्यादा टीम शिक्षित होगी उतना ज्यादा अच्छा होगा। मैं आज क्या कर रहा हूँ? मैं शिक्षित कर रहा हूँ अपनी टीम को कि भैया ऐसे नहीं ऐसे करो। उससे क्या होगा? मैं आजाद हो सकूंगा। अगर मैंने रेखा विश्वकर्मा जी को एक बार सिखा दिया कि मैडम ऐसे प्लान करते हैं, ऐसे डाउनलाइन हैंडल करते हैं, ऐसे संभाला जाता है बिजनेस ऐसे, तो ये 99% बिजनेस संभालना सीख जाएगी, तो मैं 99% आजाद हो जाऊंगा। फिर जब भी इनको सर मीटिंग चाहिए, बड़ी मीटिंग करना है, आ जाओ सर, वो एक व्यक्ति है मुझसे हैंडल नहीं हो रहा, आप आ जाओ। तो बात समझ में आती है। अगर हर एक व्यक्ति को अपलाइन ही हैंडल कर रहा है, हर एक मीटिंग अपलाइन कर रहा है, तो फिर बात नहीं चल। तो एजुकेट योर सेल्फ, एजुकेट योर टीम। किताब बना दी है, उसको पढ़िए, पढ़वाइए, बैठाइए डाउनलाइन को, पढ़वाइए। आज एक पन्ना, कल एक पन्ना, परसों एक पन्ना, रोज ये करना शुरू करिए, आपका बिजनेस रफ्तार पकड़ लेगा। आई होप आपको ये बातें समझ में आई होगी। आज चैंपियन डे है, हम भोपाल ब्रांच ऑफिस में मिलने वाले हैं। मैं आज निकल जाऊंगा, मैं छत्तीसगढ़ पहुंचने वाला हूँ। 4 5 6 तारीख को मैं राजनांदगांव में रहूंगा और 7 8 तारीख को मैं रायपुर में रहूंगा। तो अगर आपके कोई कांटेक्ट हो इन शहरों में, राजनांदगांव रायपुर के अंदर, तो आप जरूर मुझसे कांटेक्ट करें और मिलके अच्छा करते हैं। अब मैं ऑनलाइन मीटिंग इस तरह से शायद अगले एक हफ्ता 10 12 दिन नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि मैं आई विल बी इन फील्ड। तो वहाँ ऐसी सर्विसेज या ऐसा साधन नहीं होता कि आप तैयार भी हो रहे हो और मीटिंग भी दे रहे हो, पॉसिबल नहीं होता। तो तब तक मैं आपसे ऐसे 1 to 1 मुलाकात नहीं कर पाऊंगा। बाकी आई विल बी ऑन कॉल, आई विल बी ऑन मैसेजेस, तो आप मुझसे कांटेक्ट करिए। कंसिस्टेंसी पे कब करना है? कंसिस्टेंसी 14 तारीख को नहीं, आज करना है, अभी से करना है, अभी से भिड़ना है। जो लोग कंसिस्टेंसी पे काम करते हैं उनका 50 to 80% बिजनेस उनको पता चल जाता है कि कितना होगा। तो कंसिस्टेंसी खुद भी करिए। कुछ लोग होते हैं ना जिनका लास्ट में रुक जाता है, सर 50 भी कम पड़ रहा है, 100 भी कम पड़ रहा है, अभी से भिड़ जाओ उनके पीछे कि मैडम लास्ट टाइम आपका छूट गया था, इस बार मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, आप मुझे बताओ कैसे करना है, अपन करते हैं, लेकिन 150 भी चाहिए। 7 तारीख तक करो, 6 तारीख तक करो, 5 तारीख तक करो। और वो लोग जिनके पास पैसा भी है, कंसिस्टेंसी करना भी है, पर इस टालम टोली में कि कर लेंगे नहीं। एक माइंडसेट बनाओ एक्टिव होने का, निष्क्रिय नहीं, एक्टिव बनो। कंसिस्टेंसी जब मुझे करना ही है
जब मेरे पास पैसे है भी और मेरे को डालना ही है ऑर्डर, तो मैं 14 को नहीं डालूंगा, मैं 2 तारीख को ही डालूंगा, ताकि मैं अपने डाउनलाइन को दिखा पाऊँ कि देख मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया, मेरा हो गया। तो थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको बातें समझ में आई होगी।